सुप्रभात बच्चों। तो आज कक्षा 11 विषय हिंदी पुस्तक अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ 14 कार्य लेखन और प्रक्रिया के संदर्भ में हम लोग संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि कार्यालयीय पत्र अथवा औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र की जो विधाएं हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये एक ऐसे दस्तावेज होते हैं, ऐसे साक्ष्य होते हैं और ऐसे अभिलेख होते हैं जिनको हम रिकॉर्ड के रूप में भी रख सकते हैं और समय समय पर हम इनका उपयोग और इनका अनुस्मरण भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वेणुगोपाल जी ने इस संदर्भ में, पत्र के संदर्भ में कुछ कहा है, तो हमें उनकी इस उद्धरण को, इनके इस कथन को देखना थोड़ा सा इस संदर्भ में समीचीन होगा। जवाब देना है किसी अरे गहरे को नहीं, बल्कि मुझे समंदर को जवाब देना है। हिंदी कवि वेणुगोपाल जी। तो इस पाठ में हम देखेंगे औपचारिक पत्र, टिप्पण, मुख्य टिप्पण, आनुषंगिक टिप्पण, अनुस्मारक, अर्ध सरकारी पत्र, स्वतः स्पष्ट टिप्पणी, कार्यसूची, कार्यवित्र, प्रेस विज्ञप्ति, परिचय पत्र, परिपत्र। तो अगर आपको किसी आम सरकारी दफ्तर में जाने का अवसर अगर आपको मिलता है तो जाहिर सी बात ही मिला होगा जहां आपने कागजों और फाइलों के एक सारे ढेर को देखा होगा और उन फाइलों और दफ्तरों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सरकारी कामकाज की गाड़ी फाइलों के पहियों पर ही दौड़ती है। किसी भी विषय पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने से संबंधित जितनी भी फाइलें होती हैं, इस विषय में संबंधित जो प्रस्ताव या पत्र बाहरी व्यक्तियों या दूसरे कार्यालयों के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें फाइल की दाहिनी तरफ रखा जाता है। किसी प्रस्ताव या विषय पर विचार के लिए जो टिप्पणियां लिखी जाती हैं, उनका मंतव्य प्रकट किए जाते हैं, वह फाइल बाईं तरफ रखी जाती है, लगे पृष्ठों पर होती हैं। जैसा कि अभी हम ऊपर बताए हैं कि फाइल के बाईं तरफ का हिस्सा टिप्पण के लिए और दाहिनी तरफ का जो पार्ट होता है, भाग होता है, हिस्सा होता है, पत्र व्यवहार को संजो कर रखने के लिए किया जाता है। फाइल में दो पार्ट होते हैं, एक बाईं तरफ और एक दाहिनी तरफ। तो बाईं तरफ जो पत्र आता है उसको वहां पर हम टैग करते हैं और दाहिनी तरफ जो होता है वो पत्र व्यवहार के लिए हम उसको उपयोग में लाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ सावधानियां होती हैं कि जिनका पालन करने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सरकारी कार्यालयों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम इन पत्रों को कई श्रेणियों में बांटते हैं। मसलन कई पत्र सूचनाएं मांगने या भेजने के लिए किए जाते हैं। कुछ पत्र मुख्यालय या बड़े अधिकारी को या अपने अधीनस्थ कार्यालयों या अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश भेजते हैं। कुछ पत्र अखबारों को विभागीय गतिविधियों की जानकारी देते हैं। हर श्रेणी के पत्र के लिए एक विशेष रूप निर्धारित किया गया है। इस पाठ में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्हीं स्वरूपों को हम कार्यालय में चलते हैं। आप इसका नाम जानना चाहेंगे? अजी, नाम में क्या रखा है? चलिए हम इसका नाम रखते हैं अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, जिसके महानिदेशालय के नाम से जाना जाता है। देश भर में फैले तमाम क्षेत्रीय कार्यालय इसके अंतर्गत काम करते हैं। आइए हम इसके अंदर थोड़ा सा एक उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश करते हैं। अब औपचारिक पत्र है, फॉर्मल लेटर है। सबसे पहले हम इस सरकारी पत्र, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। प्रायः ये पत्र एक कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को लिखे जाते हैं। इसका प्रारूप मैंने यहां पर दिया है। ये प्रारूप है। ऊपर अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्थान, संस्कृत संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, फाइल संख्या दिया गया है, सेवा में दिया गया है आप जिसको आप प्रेषित कर रहे हैं, एड्रेस दिया गया है, किस विषय पर आप दे रहे हैं, उसके बाद मुख्य बिंदु आप कहना क्या चाहते हैं, मुख्य बिंदु इसमें होगा। उसके बाद भवदीप राजेश कुमार निदेशक
जो भी होगा वो दिया जाएगा। तो ध्यान देने की बात है कि पत्र के शीर्ष पर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम, पता लिखा जाता है, जैसा कि यहां पर लिखा गया है। पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी गई है। ये बाईं तरफ है, ये पूरा फॉर्मेट है, ये बाईं तरफ है और ये दाहिनी तरफ है, ये टॉप है और ये बॉटम है। तो फाइल संख्या लिखी जिससे स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग द्वारा किस विषय के तहत कब लिखा जाता है और कब लिखा जा रहा है। अगले क्रम में देखते हैं कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं या जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता आदि बाईं तरफ ही लिखा जाता है। जैसे कि मैंने ये बताया, सेवा में महानिदेशक फला फला, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान मुंबई। उसके बाद हम सेवा में प्रयोग करते हैं, किंतु अब इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले हम लिखते थे कि सेवा में, किंतु अब इसका धीरे धीरे प्रचलन आधुनिक में कम होता जा रहा है। और विषय शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में लिखा जाता है कि अपत्र प्रयोजन के लिए या किस संदर्भ में लिखा जा रहा है, जिस पर हम कहते हैं विषय। अब मैंने यहां पर डाला है विषय की किस हेतु से यह पत्र लिखा जा रहा है, इसका उद्धरण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। और आप देखेंगे कि विषय के बाद बाईं तरफ महोदय संबोधन लिखा गया है, ये महोदय। इसके बाद पत्र की भाषा सरल सहज होनी चाहिए, क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। और अनेक बार सटीक अर्थ प्रेषित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना ही उचित होगा। अगले क्रम में देखेंगे, इस पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता है, तारीख भी दी जाती है। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में होता है। भवदी के नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पत्र लिखने वाले का नाम मुद्रित होता है। नाम के नीचे पदनाम भी लिखा जाता है। यहां पर भवदी राजेश कुमार निदेशक, तो ये आवश्यक है जो कि भेजने वाला है। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि एक औपचारिक पत्र जिसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। अब देखते हैं दूसरे पर मुख्य टिप्पण, नोटिंग जिसको कहते हैं मुख्य टिप्पण। इसमें ध्यान देने की बात है कि किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश अथवा निर्देश दिया जाता है वह टिप्पणी कहलाती है। टिप्पणी शब्द अंग्रेजी के नोटिंग शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होती है। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पणी यानी नोटिंग कहते हैं। टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट करने, तर्कसंगत रूप को प्रस्तुत करने, जिन पर निर्णय लिया जाना है, साथ ही उन बातों की ओर भी संकेत करना है जिसके आधार पर उस निर्णय को संभवतः लिया जा सकता है। आगे हम देखते हैं टिप्पण का उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना है। टिप्पण मुख्यतः दो प्रकार के हैं, सहायक स्तर पर टिप्पण और अधिकारी स्तर पर टिप्पण। कार्यालय में टिप्पण कार्य अधिकतर सहायक स्तर पर होता है। इसे आरंभिक टिप्पण या मुख्य टिप्पण कहते हैं और सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए इसका विवेचन किया जाता है। इस प्रकार से हम टिप्पण में सबसे पहले मूल पत्र या आवती में दिए गए विवरण या तथ्य का सार देते हैं, फिर निहित प्रस्ताव की व्याख्या हम उस पर करते हैं। संबंधित नियमों विनियमों का हवाला देते हुए अपनी राय देते हैं। अगले क्रम में हम देखते हैं कि टिप्पण लिखने के बाद सहायक अधिकारी दाहिनी ओर अपने हस्ताक्षर कर उसे अपने अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करता है। जिस अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है उसका पदनाम वहां बाईं ओर लिखा जाता है। अगले क्रम में देखेंगे टिप्पणी लिखने से पूर्व सहायक के लिए संबंधित विषय को समझना बहुत आवश्यक होता है। टिप्पणी संक्षिप्त, विषय संगत, तर्क संगत और क्रमबद्ध होनी चाहिए। क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रम से होना चाहिए। टिप्पण को अपने विचार संतुलित एवं शिष्ट भाषा में
देने चाहिए। इसमें व्यक्तिगत आक्षेप, उपदेश या पूर्वाग्रह के लिए कोई स्थान नहीं होता है इससे। अगले क्रम में देखेंगे टिप्पणी सदैव अन्य पुरुषों में लिखी जाती है। यह जरूर हमें ध्यान रखना होगा। अब अगले क्रम में देखेंगे आनुषंगिक टिप्पणी। आनुषंगिक टिप्पणी क्या है? यह एक सहायक, आरंभिक या मुख्य टिप्पणी को जब संबंध अधिकारी के पास भेजा जाता है तो यह आधिकारिक टिप्पणी पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है। जो अधिकारी इस टिप्पणी को पढ़ता है तो उसके नीचे वह अपने मंतव्य को लिख देता है। इसे आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। और यह क्रिया आनुषंगिक टिप्पणी भी कहलाती है कि जब आप देंगे तो अधिकारी पढ़ेगा और लिख करके अपना उस पर रिपोर्ट डाल देगा। दूसरे, अगर अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत नहीं है तो इस प्रकार अथवा है तो इस प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकारी अधीनस्थ की टिप्पणी के नीचे या तो केवल हस्ताक्षर भर कर देता है, मैं उक्त टिप्पणी से सहमत हूं, लिख देता है। अगर नहीं सहमत होता है तो लिखने की जरूरत है। अगर सहमत है तो उसके नीचे लिख देता है आई एम एग्री, मैं सहमत हूं। तो अधिकारी अगले क्रम में देखते हैं, अगर अधिकारी अपने अधीनस्थ की टिप्पणी से पूरे तरह सहमत है मगर उसे और सशक्त और प्रभावशाली और तर्कसंगत बनाने की कोशिश करना चाहता है, उसमें और कुछ जोड़ना चाहता है, तो अपना मंतव्य आनुषंगिक टिप्पणी के रूप में दर्ज कर देता है। अगले क्रम में देखते हैं, यदि आनुषंगिक पूर्णतः असहमत है, आंशिक रूप से असहमत है, तो वह अपने तर्क और कारणों के साथ अपनी आनुषंगिक टिप्पणी करता है। अधिकारी को अगले क्रम में देखते हैं, अधीनस्थ टिप्पणी को काटने, बदलने, हटाने का अधिकार नहीं है। वह केवल अपनी सहमति या राय, आंशिक सहमति, असहमति व्यक्त कर सकता है मात्र। अगले क्रम में देखते हैं, लास्ट आनुषंगिक टिप्पणी प्रायः संक्षिप्त होती है, लेकिन असहमति की स्थिति में कई बार इसकी टिप्पणी, इस प्रकार की टिप्पणी बड़ी भी हो सकती है। तो हमने देखा कि इस प्रकार से अनुस्मारक रिमाइंडर जो होता है, स्मरण पत्र, उसे हम कैसे भेजते हैं, जिसको अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। तो इसको लिखने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि सब कुछ वही होगा, फाइल वही होगी, नंबर चेंज हो जाएगा, फाइल संख्या चेंज हो जाएगी, डेट चेंज हो जाएगी, बाकी आपका जो मैंने फॉर्मेट बनाया है इसी तरीके से होगा। ध्यान देने की बात है कि जो रिमाइंडर होता है वो कैसे दिया जाता है कि जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो फिर उसे याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है, जिसे हम स्मरण पत्र भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। अगले रूप में देखिए कि इसका प्रारूप औपचारिक पत्र की तरह ही होता है मगर आकार थोड़ा सा छोटा होता है। अगले क्रम में देखेंगे कि अनुस्मारक के शुरू में पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है कि आपको पूर्व में इस प्रकार से भेजा जा चुका है या ज्ञापित किया जा चुका है, किंतु आपने इस संदर्भ में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया अथवा उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, आपके खिलाफ ऐसा क्यों न किया जाए या ऐसा किया जाए, तो हवाला दिया जाता है। अगले क्रम में देखेंगे कि जब एक से अधिक अनुस्मारक भेजे जाते हैं तो पहले अनुस्मारक को अनुस्मारक प्रथम, दूसरे को अनुस्मारक द्वितीय, तीसरे को अनुस्मारक तृतीय इत्यादि भी हम लिखते हैं। तो अगले क्रम में हम देखते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप आपका यही होगा। और ध्यान देने की बात तो है कि औपचारिक पत्र के, जिसको अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं, कि विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिक का पुट होता है, एक मैत्री भाव होता है। अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, जब लिखे जाते हैं लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है। और इस प्रकार का पत्र ऐसी स्थिति में भी लिखा जाता है जब किसी खास मसले पर संशोधित या संबंधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित करना होता है या उसका व्यक्तिगत परामर्श लिया जाता है। अगले क्रम में देखेंगे
कि प्रारूप में बाईं और शीर्ष पर प्रेषक का नाम होता है, जिसके नीचे उसका पदनाम होता है। और सरकारी पत्र के लिए अमूमन कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग किया जाता है, अगर उपलब्ध होता है तो। पत्र के संबंध में संबोधन के रूप में महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग नहीं होता है। पत्र में आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला संबोधन प्रिय श्री या प्रियवर श्री हो सकता है। पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिनी ओर भौदी के स्थान पर आपका प्रयोग किया जाता है। अंत में बाईं ओर संबोधित अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता दिया जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया सरकारी पत्र में। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा टिप्पण। टिप्पण किसे कहते हैं? और इसमें ध्यान देने की बात है कि यह अपने स्वरूप में आरंभिक या मुख्य टिप्पण से काफी मिलती है, क्योंकि यह टिप्पणी फाइल के ऊपर लिखकर स्वतंत्र रूप से भेजी जाती है। अतः इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि अपने आप में संपूर्ण हो और केवल इस टिप्पण का पढ़ लेने पर पूरा मसला जो है समझ में आ जाए। यदि आवश्यक हो तो संदर्भ के लिए किसी पिछली टिप्पणी, पत्र, ज्ञापन इत्यादि को संलग्न के रूप में टिप्पणी के साथ लगाया जा सकता है। बोर्ड के पास भेजी जाने वाली स्वतः टिप्पणी किसी मसले पर बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए होती है। इसके लिए प्रारंभ में मसले की पृष्ठभूमि दी जाती है, इसके विभिन्न पहलुओं का विवेचन किया जाता है। इसके बाद स्वीकृति क्यों दी जानी चाहिए, उसके समर्थन में तर्क भी हमें देना होता है। अंत में स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध भी किया जाता है। तो अगले क्रम में हम देखते हैं कार्यसूची कैसे बनाया जाए। कार्यसूची इंपॉर्टेंट है। संपुष्टि के लिए स्थान होना चाहिए, मोबाइल फोन, अध्यक्ष की अनुमति, लेखकों, कलाकारों, विशेषज्ञों, पिछली बैठकों के लिए गए निर्णयों का अल्पानन। तो ध्यान देने की बात है, इसमें हमें क्या करना है, किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक की कार्यसूची उस बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी देती है। इससे बैठक के अनुशासित संचालन में सहायता मिलती है। निर्धारित विषयों से संबंधित स्वतः स्पष्ट टिप्पणियां अपने संलग्नकों के साथ सदस्यों को कार्यसूची के साथ अग्रिम रूप से भेजी जानी चाहिए, ताकि वह बैठक में पूरी तरह से आ सके। कार्यवृत्त, जिसको हम मिनट्स कहते हैं, इसके लिए भी कुछ विवरण हैं, कुछ सावधानियां हैं, जिनको हम जान करके एक अच्छा कार्यवृत्त तैयार कर सकते हैं। तो कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्रमशः उपस्थित लोगों की राय का पूरा विवरण भी दिया जाना चाहिए और उपस्थित व्यक्तियों के नाम पदानुसार दिए जाने चाहिए। अब हम देखते हैं प्रेस विज्ञप्ति, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। ध्यान देने की बात इसमें है कि कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है, उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वमान्य तक पहुंचाया जाता है। निर्णय में विलंब का कारण, उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। देखेंगे कि बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। जिस मुद्दे को लेकर पहला परिपत्र जारी किया जाता है, उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें निर्णय को क्रियान्वित करने के निर्देश होते हैं। तो अगले क्रम में हम देखते हैं कि ये जो हमारे विवरण हैं, जो हमारे टॉपिक्स हैं, औपचारिक पत्र, टिप्पण, मुख्य टिप्पण, आनुषंगिक टिप्पण, अनुस्मारक, सरकारी पत्र, स्वतः स्पष्ट टिप्पणी, कार्यसूची, कार्यवृत्त, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र। तो ये परिपत्र के रूप में जिसको हम कहते हैं सर्कुलर, तो मैंने बताया कि सर्कुलर का जो नियम है वो महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए वो परिपत्र सर्कुलर जारी किया जाता है। तो बच्चों, मेरे द्वारा अभी जो ये कार्यालयीय पत्र लेखन और प्रक्रिया के संदर्भ में मैंने आपको अध्यापित किया और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु अगर ऐसा है कि जो नहीं समझ में आया है तो उसका स्पष्ट आप उल्लेख करें, कमेंट करें और मुझे बताएं, मैं पुनः उसे व्याख्या